कोई भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी तो कठिनाइयाँ रहती है। पहले के ज़माने में ऐसा रहता था कि उनको बताना पड़ता था कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ। जो हमारा रहन-सहन है, खान-पान है, इसके कारण में स्त्रियों में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं और ये जो प्रेगनेंसी ना रहना या इनफर्टिलिटी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है। अपने समाज में अभी थोड़ा एक्सेप्टेंस कम है, जिसके कारण फिर वो ट्रीटमेंट थोड़ा डिले शुरू करते हैं, फिर या डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, देन IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये अभी लेटेस्ट टेक्निक्स है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि का आगाज हो चुका है। नवरात्रि में हम नव दुर्गा को पूछते हैं, उनके 9 रूपों को पूछते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी ये होना चाहिए। हर नारी में एक देवी का रूप होता है, उस देवी को पूजना चाहिए, उस हर नारी को पूजना चाहिए। एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो बच्चा बॉय हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जिस माँ के पेट से जन्म लेता है उस माँ का भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बारे में हमें तो इतनी जानकारी है नहीं। अगर ऐसी सटीक जानकारी हमें चाहिए तो हम फिर एक नारी से ही बात करें जिनमें भी हम देवी को देखते हैं। आज हमारे साथ में डॉक्टर हरीशा मलिक, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत नमस्ते। आप एक गृहिणी होने के साथ साथ, एक देवी होने के साथ साथ, एक नारी होने के साथ साथ में आप मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, आप गायनिक हॉस्पिटल चलाती हैं। तो हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक की जो जर्नी है एज अ स्त्री के रूप से यहाँ तक आने में आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी या आपका सफर एक कैसा रहा? हर स्त्री को इस कोई भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी तो कठिनाइयाँ रहती है, लेकिन उनको हमेशा मुझे लगता है हेल्प करने वाले, मदद करने वाले काफ़ी लोग होते हैं, जिसकी शुरुआत ही घर से होती है। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ है कि मेरे माता पिता, मेरे दोनों बहनें, भाई, सबने ही मुझे मेरे एजुकेशन में या मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। इसके अलावा जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर या पूरे परिवार ने ही मुझे हमेशा आगे बढ़ने में मदद की है। मुझे मेरे बच्चों को संभालने में, पेशेंट्स के लिए रात बेरात मदद करने के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ, तो हर इसमें मुझे मेरे दोनों परिवारों ने बहुत सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर स्त्री को ये सपोर्ट घर से मिलता है। पहले के ज़माने में ऐसा रहता था कि उनको बताना पड़ता था कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, लेकिन अभी ये सिनेरियो बहुत कम हो चुका है। अभी जो मदर्स हैं, उनकी बहनें हैं या फिर फादर है, वो बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, पढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। एक एनकरेजमेंट जो है, यस, अभी एनकरेजमेंट अपने समाज में है। जो महिला सशक्तिकरण जो हम लोग पहले बोलते थे, वो वर्ड अभी उतना नहीं है। अभी सपोर्ट है, घर से तो काफी सपोर्ट रहता है और लड़कियां वैसे कर भी रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है, हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, समाज में बदलाव दिख रहा है। हाँ, उसकी जरूरत और ज्यादा है, ज्यादा से अगर ज्यादा। हम कंपेयर करें कि जैसे एक अर्बन हो गया और एक रूरल क्षेत्र हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास में तो दोनों टाइप के पेशेंट भी होंगे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप एक वाइडली देखती हैं कि मेरे पास में शहर के पेशेंट आ रहे हैं, तो उनका और उनके फैमिली का उनको सपोर्ट कैसा है, और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको उनके फैमिली का सपोर्ट कैसा, कई डिफरेंस दिखता है आपको? हाँ, जरूर दिखता है। जो शहर की महिलाएं हैं थोड़ी ज्यादा अपने प्रेगनेंसी के बारे में, अपने खान पान के बारे में या अपने बच्चे के बारे में ज्यादा सजग रहती है, और जो दूर दराज से गांव के क्षेत्रों से आती है उनमें ये थोड़ा सा अपने को थोड़ा दिखता है कि उनमें थोड़ा सा जानकारी की कमी रहती है, ऐसे मुझे लगता है। तो ये जानकारी की कमी जो गांव में या पिछड़े क्षेत्रों में है, इनका उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। सारी सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है। वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से अभी काफी सारी माता और उनके बच्चे, उनके लिए काफी सारी सुविधाएं हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी सारे नई नई योजनाएं भी अभी अवेलेबल है। तो इनका जो लाभ है शहरी स्त्रियां काफी कर लेती है, लेकिन गांव में उतना उसके लिए प्रोत्साहन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हम एक सशक्त देश का सपना देखते हैं। अब सशक्त देश का अगर हमें सपना देखना है तो वो माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है उसका स्वस्थ रहना जरूरी है, और अगर वो स्वस्थ रहेगी तो जो बच्चे समाज में आएंगे वो स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ एक जब वो प्रेगनेंसी के बाद का जो समय होता है,
उसके एक स्वस्थ रहने के पीछे आप उसको कैसे गाइडलाइन करते हैं? क्या आप उनको बताएंगे कि वो एक स्वस्थ रहे ताकि उनकी प्रेगनेंसी भी अच्छी हो और एक सुदृढ़ बच्चे को जन्म दे? जरूर। मुझे लगता है जब स्वस्थ माँ होगी, स्वस्थ बच्चा होगा, तो ही स्वस्थ समाज होगा। यही एक अपना ध्येय होना चाहिए कि जो माँ है उसकी शुरुआत से ही उतनी हम लोगों ने केयर करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे पुराने जमाने में रहते थे कि पहले 3 महीने डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, किसी को बता नहीं जाना चाहिए। अभी ऐसे हम लोग कर नहीं सकते। अभी के समाज में जो पेशेंट है, जैसे ही पहले 3 महीनों में उनका पंजीकरण होना, उनका इम्यूनाइजेशन होना, ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है जो करना जरूरी है। इसके अलावा आहार, आहार जो चाहिए वो पहले महीने से ही वो पेशेंट को एक अच्छा आहार, फल, दूध जन्य पदार्थ, उसके अलावा सारे मेडिसिन, एक रेगुलर चेकअप, सोनोग्राफी, ये जो है ये फर्स्ट मंथ से ही उनको देना बहुत जरूरी है। जो गांव के लोगों को मुझे लगता है उतना अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन शहर की स्त्रियां देती है। लेकिन फिर वही है, उसके लिए घर से ही उनको प्रोत्साहन होना बहुत जरूरी है। एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए उसके पति का साथ कितना होना चाहिए, और आपके अनुभव में क्या आप ये देखते हैं कि एक पति अपने पत्नी के साथ उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसके साथ में खड़ा रहता है, या कहीं आपको ऐसे भी नजर आता है कि नहीं वो थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर भागता है, अपनी जिम्मेदारी को झटकने की कोशिश करता है, या कितना जिम्मेदार उसने रहना चाहिए? कुछ अनुभव हो तो बताइए, या कितना जिम्मेदार उसने रहना चाहिए वो भी आप हमें बताएं। ये जो प्रेगनेंसी है या प्रजनन की क्रिया है, फिर उसके बाद डिलीवरी है जी। और उसके बाद बच्चों का ध्यान रखना है, हर चीज में स्त्री को उसके हस्बैंड का या उनके घर वालों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पूरे 9 महीने में और उसके बाद भी, क्योंकि एक स्त्री शरीर से भी थक जाती है, मन से भी थक जाती है। शारीरिक दुख तो उसका कोई शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक मानसिक थकावट है जो हस्बैंड साथ रह के हर चीज में उनको सपोर्ट करके वो आप शेयर कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो नए जमाने के लड़के हैं या हस्बैंड एंड वाइफ है, उनमें काफी अच्छा बॉन्डिंग रहता है। हस्बैंड रेगुलरली लेके आते हैं पेशेंट्स को, फिर उनके मेडिसिन वगैरह। यानी अभी के जो सिनेरियो लगता है, मुझे अभी प्रैक्टिस करके 10 to 15 ईयर्स हो गए हैं, तो पहले से अभी काफी बेहतर लगता है। अभी के हस्बैंड्स काफी इम्प्रूव्ड है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सब स्त्रियों को ऐसे उनके हस्बैंड की मदद मिलती रहे, ना ही 9 महीने प्रेगनेंसी के, उसके बाद भी बच्चों को संभालने में, घर के कामों में, सब में हस्बैंड का उनको सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। कई महिलाएं ऐसी आती होंगी आपके पास में कि वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती, और मतलब उनके में फर्टिलिटी के कुछ इश्यूज होते हैं, वो दोनों साइड से हो सकते हैं, चाहे हस्बैंड में प्रॉब्लम हो या वाइफ में प्रॉब्लम हो। तो क्या ऐसी सुविधाएं हैं, क्या ऐसे हमारे पास में ऑप्शंस है कि एक ऐसे कपल जो चाहते हैं कि हमें बच्चा हो और वो तकलीफों से गुजरे, उनके लिए अपने पास में क्या क्या ऑप्शन है एज अ डॉक्टर आप, क्योंकि आप वो भी क्षेत्र संभालती हैं? हाँ, मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ। जी। तो आज के जमाने में जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, इसके कारण में स्त्रियों में काफी सारे बदलाव हुए हैं, और ये जो प्रेगनेंसी ना रहना या इनफर्टिलिटी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोनों मेल और फीमेल दोनों में ये समस्या दिखती है। तो इसके कारण मुझे ऐसे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या हमारी दिनचर्या जो है उसमें हमको बदलाव करना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेस रिलीफ रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा योगा या प्राणायाम ऐसी चीजें करना जरूरी है। वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग हो गए हैं आज की स्त्री और पुरुष दोनों के, जिसके कारण एज जो फैक्टर है, पहले थोड़ा जल्दी शादियां होती थी, अभी थोड़ा लेट शादियां होती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये सब काफी सारे कारण हैं, ये हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या अपनी दिनचर्या बदलने से कर सकते हैं, उसमें बदलाव हो सकता है। और मेडिकल फील्ड में अगर आप देखें तो बहुत सारी नई नई प्रोसीजर्स हैं, जैसे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, देन IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये अभी लेटेस्ट टेक्निक्स है। पेशेंट्स है जिनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, उनको उससे हेल्प होती है। इसके अलावा अगर स्त्री या पुरुष इनमें बीज की कमी हो तो डोनर की व्यवस्था भी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से पेशेंट अगर पॉजिटिव रहे, उनके अगर
उन्होंने काफी सारे अपने दिनचर्या में बदलाव किए, तो उससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और जरूर एक जो दाम्पत्य होगी उनको जरूर से एक अच्छे हेल्दी बच्चे की प्राप्ति होगी, ऐसे मुझे लगता है। एक इसमें अहम सवाल जो है मेरे मन में कि देखिए आप इनफर्टिलिटी डॉक्टर हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी एक्सेप्टेंस भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हम उस कपल को किस तरह से समझाएं, और विशेषकर तब जब आप ये आइडेंटिफाई कर ले कि प्रॉब्लम किसी फीमेल में नहीं है, मेल में है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन एक उनका समुपदेशन भी करना है। तो क्या इसमें कहीं तकलीफ जाते हैं मेल्स का एक्सेप्टेंस कि हाँ यार मेरी कमी की वजह से हम बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप कैसे टैकल करती हैं? मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी है तो ये तो हम लोग जांच करते हैं, हम लोग उसको हस्बैंड सीमन एनालिसिस बोलते हैं। उसमें अगर हमको कुछ कमी दिखती है तो ज़रूर से उनसे वो प्रॉब्लम्स दोनों हस्बैंड वाइफ से डिस्कस किया जाता है। लेकिन ऐसे है कि मेल्स का एक्सेप्टेंस थोड़ा कम है, अपने समाज में अभी थोड़ा एक्सेप्टेंस कम है, जिसके कारण फिर वो ट्रीटमेंट थोड़ा डिले शुरू करते हैं, फिर या डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि इन्होंने ऐसे कहा। लेकिन ये एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको एक्सेप्टेंस आएगा, आप जल्दी मान लेंगे कि ये कमियां हैं, वो मेल्स में रहे फीमेल्स में रहे, और उसका जितना जल्दी निवारण करेंगे उतनी जल्दी उनको संतान प्राप्ति होगी, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन मेल्स आजकल के ज़माने में जो उनको एडिक्शन बोलो, अल्कोहल रहता है, सिगरेट रहता है, फिर उनके जैसे मैंने बताया स्ट्रेस, लॉन्ग आवर्स वर्किंग, इन चीज़ों के कारण ही मेल्स फैक्टर ज़्यादा दिख यानी उनमें कमियां दिखती है। तो इनको हम लोग कम कर सकते हैं, और मेल्स ने एक्सेप्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तभी आपका आगे ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसके कारण फिर जल्दी ही आप पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। जन्म से लेकर तो उसके बड़े होने तक का सफर है, और इतना एक कम समय में हो नहीं सकता, लेकिन हमें समय की सीमा है। तो चलते चलते एक स्वस्थ समाज के लिए, विशेषकर महिलाओं के स्वस्थ जीवनी के लिए एज अ डॉक्टर आप उन्हें इस नवरात्रि में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस नवरात्रि में मैं सारी महिलाओं को कहूंगी कि नवरात्रि तो हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, नवरात्रि के हर महोत्सव में हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, लेकिन खुद का ध्यान रखिए, खुद की फैमिली का ध्यान रखिए, वो ज्यादा महत्व की बात है। एक स्त्री जब खुद का ध्यान रखेगी तभी वो अपने कुटुंब का ध्यान रख पाएगी, और तभी एक स्वस्थ समाज बनेगा, ये ऐसे मुझे लगता है। तो इसीलिए हर स्त्री ने खुद का ध्यान रखना खूब जरूरी। हमारे साथ में बात कर रही थी डॉक्टर हरीशा मलिए। इस नवरात्रि में जब भी हम किसी एक्सपर्ट से बात करते, विशेषकर महिला वर्ग से बात करते, तो कुछ न कुछ टेक होम संदेश लेके जाते हैं। डॉक्टर हरीशा मलिए सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बात कर रही थी, वो हमें ये भी बता रही थी कि समाज में पुरुषों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम 9 दिन देवी की पूजा अर्चना तो करेंगे, लेकिन हमारे समाज में, हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनका भी हम सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आने वाला समाज यकीनन उन्नत रहेगा। और हम साल भर ये नवरात्रि का त्योहार उन महिलाओं के सम्मान में जरूर हम उसका स्वागत भी करते रहेंगे, और अच्छी तरह से उसे उस समारोह के रूप में हम मना पाएंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।